ओके, इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी सम अदर थ्योरीज। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या थ्योरीज देख ली थी। दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, आइडियल ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ठीक है, जिसको मैक्स वेबर ने दिया था, हेनरी फ्योल की 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अनदर थ्योरी दैट इज नोन एज द सिस्टम अप्रोच और अ सिस्टम थ्योरी। ठीक है, सो दिस अप्रोच हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिस्टम थ्योरी में क्या होता है दैट कि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं जो भी हमारे सिस्टम में प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनको एट वन प्लेस। ठीक है, एंड दिस थ्योरी इज स्टार्टेड इन 1960। ठीक है, सो ये अप्रोच आया था आपका इन 1960 में। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस सिस्टम अप्रोच आर चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड, जॉर्ज होमन्स, फिलिप सेल्जिंक एंड हर्बर्ट साइमन। ठीक है, सो दिस आर द साइंटिस्ट जो जिन्होंने वर्क किया टू द सिस्टम अप्रोच थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ सिस्टम अप्रोच में दो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज दैट क्या होता है दैट इट इज द सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स विच टुगेदर फॉर्म अ यूनिटरी वोल। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, सारे इंटरडिपेंडेंट पार्ट मिलके एक एज अ यूनिटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, दैट परफॉर्म सम फंक्शन, वो क्या करेंगे, फिर कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और फोर इंडिपेंडेंट पार्ट्स विच आर टास्क, स्ट्रक्चर, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ये जो चार इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या करते हैं, इंटरडिपेंड करके फॉर्म करते हैं एक यूनिटरी वोल और अ यूनिटरी सिस्टम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, सो सिस्टम अप्रोच को हम जनरली क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज अ कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड एंड डिपेंडेंट एलिमेंट्स। ठीक है, विच इंटरैक्ट टू फॉर्म द यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, और वी कैन से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक योर टास्क, स्ट्रक्चर, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम अप्रोच, सो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफाई किया दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इट में बी आइदर ओपन सिस्टम और इट में बी आइदर क्लोज्ड सिस्टम। So open system क्या होता है, the system which is considered to be open if it interacts with its environment. ठीक है, when a system interacts with its environmental factors like business environment है आपका, marketing में क्या चल रहा है, demand क्या है, supply क्या है। ठीक है, आपके HR कैसे work कर रहे हैं, if these are the factors affect the environment, then this is known as a open system. ठीक है, so let us say an example like your biological and human and social systems are the open system because they constantly intermingle with their environment. An open system is considered closed if it does not interact with the environment. So closed system क्या होता है, like closed system is something which does not interact with its environment, and it is considered to be the self sufficient, कि वो अपने आप में sufficient होता है, कि उसको जो भी चीज़ों की requirement है वो खुद से प्रोड्यूस करेगा, खुद ही यूटिलाइज करेगा एंड खुद ही आउटपुट प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम इज द फिजिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, सो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका क्लोज सिस्टम का, लाइक फिजिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम जो होते हैं वो क्लोज सिस्टम होते हैं बिकॉज दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, सो ओपन सिस्टम में जनरली क्या होता है, हमारा एक्टिव इंटरफेस होता है विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, थ्रू द इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस, लाइक अगर हम एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर हम ओपन सिस्टम कंसिडर करते हैं, देन व्हाट आर द इनपुट थिंग्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट क्या क्या होता है, टेल एनीवन, व्हाट आर द इनपुट्स टू द ओपन सिस्टम। एनीवन इज लिसनिंग? Ma'am, human resource, financial resources, information resource. और ठीक है, सो ओपन सिस्टम के इनपुट्स होते हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और रॉ मटेरियल्स। ठीक है, एंड ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स, क्या क्या होते हैं इनपुट्स, लेबर में बेसिकली लेबर इज द ह्यूमन रिसोर्स, सो रॉ मटेरियल, योर ह्यूमन रिसोर्स, योर कैपिटल, योर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस आर द इनपुट्स टू द ओपन सिस्टम, एंड व्हाट आर द आउटपुट्स, आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होता है, And output means what are the crop yields we get after means the labor work, the production.
सो यील्ड में क्या होता है आपका, लेबर का यील्ड क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, आइदर प्रोडक्ट मैम, प्रोड्यूस होगा या या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, है ना, कस्टमर्स को। सो आउटपुट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज, तो ठीक है। सो दिस इज योर ओपन सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे यहाँ दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट पार्ट, आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट। सो इनपुट में क्या क्या है आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस आर योर इनपुट एंड आउटपुट इज योर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो दैट सो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो थे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर करते थे दैट द सिस्टम और एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज सिस्टम, जहाँ पे क्या होता था, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था विद आउटसाइड एनवायरनमेंट। बट इन मॉडर्न व्यू और अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइंटिस्ट, द ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड टू बी द ओपन सिस्टम एंड द सिस्टम इज कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सिस्टम अप्रोच or a system theory of management. Now the next theory that is known as a contingency approach. So contingency means the situation, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या होता है, आपकी थ्योरी जो होती है वो समवॉट चेंज होती जाती है, उसकी एप्लीकेबिलिटी चेंज होती जाती है। सो दिस इज अबाउट द contingency. So according to this approach, the management value and concept of various schools have a no universal application, ठीक है। सो वही मैंने बताया कि क्या है, ये सिचुएशन बेस्ड है, ठीक है। जैसे ही आपका सिचुएशन चेंज होता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी आपकी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, वो चेंज होती जाएगी। मीन्स यहाँ पे कोई भी बेस्ट वे नहीं है टू अप्लाई टू ईच एंड एवरी सिचुएशन। So in other words, there is a no optimal or a single best way of doing the things under all conditions. So ये मैंने अभी बताया that there is a कोई भी एक optimal और a single best way नहीं है कि आप एक particular things को सिर्फ इसी तरीके से ही perform करेंगे. So there are the different ways to perform that activity, and there are the different factors which also affect na according to the situation. So that is why there is a no single best way of doing the particular thing in that condition. So methods and techniques which are highly effective in one situation may not work in other situation, ठीक है। सो जो मेथड्स एंड टेक्निक्स आप प्रीवियसली एक सिस्टम पहले यूज कर रहे थे, ठीक है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, हो सकता है कि देयर इज अ सम काइंड ऑफ चेंजेस इन दैट सिचुएशन एंड देयर आर द सम अदर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दैट सिस्टम। So now there is a change in applicability of that management principles, ठीक है, और आपके काम करने के तरीके में चेंज हो जाए, ठीक है। सो रिजल्ट डिफर्स फ्रॉम रिजल्ट्स डिफर, एक मिनट, रिजल्ट्स डिफर बिकॉज द सिचुएशन डिफर, ठीक है। सो जैसे ही आपका क्या होगा, आपके सरकमटेंसेस, आपके जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होंगे, इन द सेम वे आपका क्या होगा, जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये आपका आउटपुट होगा, आइदर इट मे बी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और आइदर इट मे बी अ सर्विसेज विच इज गिवन टू द कस्टमर, दैट मे डिफर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। Now, according to the contingency approach, suggests that the task of manager is try to identify the technique which will best contribute to the attainment of the management goals in the particular situation. So what is the main aim of the contingency approach? The main aim of the contingency approach is to find out the best suitable technique which will be applicable in different situation, ठीक है। जब आप क्या करें, उसको modify करके different different situations में applicable कर लें, ठीक है। So this is about this, and thus the managers have to employ a sort of situational sensitivity and a practical selectivity. सिचुएशनल सेंसिटिविटी मतलब कि एवरी सिचुएशन में आपका क्या होगा, सेम टेक्निक्स, मेथड्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, और सेम मेथड ऑफ डूइंग द थिंग्स इज नॉट एप्लीकेबल। एंड प्रैक्टिकल सेलेक्टिविटी मीन्स अकॉर्डिंग टू द वर्किंग एंड प्रोसीजर एंड टाइम, ठीक है। सो दिस आर द फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ दिस आप क्या करेंगे, उस वर्क को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द सिचुएशनल सेंसिटिविटी एंड प्रैक्टिकल सेलेक्टिविटी, ठीक है। सो कंटिजेंसी अप्रोच इज गिवन बाय द पाइगर्स एंड मायर्स, जिन्होंने दिया था इन 1950, ठीक है। सो देखो, अकॉर्डिंग टू द कंटिजेंसी अप्रोच देयर कैन बी वेरियस काइंड्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पे कोई भी बेस्ट वे नहीं है टू टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, सो आपका बेस्ट कोई लीडरशिप स्टाइल डिफाइन नहीं किया गया है। सो देयर कैन बी अ टू टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, वन दैट इज नोन एज योर participative leadership and second one is known as your authoritative leadership,
ठीक है. सो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज जनरली परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयज आर लाइक अ प्रोफेशनल. ठीक है, जहाँ पे उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है एंड द एटमोसफियर इज अ क्वाइट वेल, जहाँ पे एटमोसफियर अच्छा है, वर्किंग कंडीशन इज वेल, टेक्नोलॉजी इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. सो वहाँ पे क्या होगा, आपका पार्टिसिपेटिव काइंड ऑफ लीडरशिप होगा. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज अथॉरिटेटिव लीडरशिप. सो अथॉरिटेटिव लीडरशिप जो होता है वो जनरली फॉलो होता है व्हेन द वर्कर्स आर अनस्किल्ड. ठीक है, जब वर्कर्स अनस्किल्ड होते हैं उस केस में आपको एक अथॉरिटेटिव लीडरशिप चाहिए, बिकॉज एक सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट दे कैन गाइड द लेबर्स टू परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्टिविटी. ठीक है. एंड यहाँ पे कोई रूटीन टास्क होते हैं, किसी भी टाइप का सोशल वैल्यू नहीं होती है. ठीक है. Now, the next theory is that is the decision science approach or a decision science theory. ठीक है, so decision science approach or decision science theory, that is also known as behavioral science theory. ठीक है, बिकॉज हम डिसीजन कैसे किस बेसिस पे लेंगे, बिकॉज देयर आर द लॉट ऑफ फैक्टर्स. ठीक है, जो एक ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आपका टेक्नोलॉजी एंड आपका जो प्रोडक्शन है सिर्फ यही आपका अफेक्ट नहीं करता है, और प्रॉफिट होता है सिर्फ यही अफेक्ट नहीं करता. देयर आर द सम अदर फैक्टर्स लाइक योर ह्यूमन बीइंग का है एटीट्यूड है, उनकी पर्सनैलिटी है, परसेप्शन, वैल्यू. ठीक है, वैल्यू सिस्टम. सो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलीज होते हैं विच विल अफेक्ट द human resource. ठीक है, so decision science approach or the behavioral science approach utilizes the method or a techniques of social science. ठीक है, so what comes under the social science like your psychology, sociology, social psychology and anthropology. ठीक है, सो फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से दैट द बिहेवियरल साइंस अप्रोच इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, देखो दिस आर द, ये एक अलग डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी द डिफरेंट डिसिप्लिन, सोशल साइकोलॉजी द डिफरेंट डिसिप्लिन, एंथ्रोपोलॉजी द डिफरेंट डिसिप्लिन. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द बिहेवियरल साइंस अप्रोच इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. ठीक है. सो हियर क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इट्स वर्क लाइक अ सोशियो टेक्निकल सिस्टम, जहाँ पे वेरियस इंडिविजुअल्स विल हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स, परसेप्शन, वैल्यू एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड गोल्स. ठीक है, जो भी उनके नीड एंड गोल होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो वर्क करते हैं, एंड उनके परसेप्शन एंड एटीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू दैट क्या कहते हैं मॉडल होते जाते हैं. सो यहाँ पे बेसिकली फ्यूजन होता है बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का एंड ह्यूमन गोल्स का. यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, प्रोडक्टिविटी हमको लेना है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है हमको, प्रॉफिट इंक्रीज करना है. ठीक है, बट ह्यूमन का क्या गोल होता है, दैट वी हैव टू गेट द गुड वर्किंग कंडीशन. ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मस्ट बी देयर, मीन्स प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. एंड अल्टीमेटली द अल्टीमेट एम इज टू गेट द गुड सैलरी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन होता है बिटवीन द बोथ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का एंड ह्यूमन गोल्स का. सो इसमें क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के वो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. दैट इज वाई वी स्टडी द वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजीज को. नाउ हियर आफ्टर दैट क्या होता है, इन सारे डिसिप्लिन की स्टडी करने के लिए डेटाज आर ऑब्जेक्टिवली कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय द सोशल साइंटिस्ट टू स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, सो अभी क्या होगा, आपका जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन द ह्यूमन नीड्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, तो उससे रिलेटेड जो आपके ह्यूमन के डेटा है लाइक ह्यूमन के एटीट्यूड्स, उनके बिलीव्स, उनके परसेप्शन. ठीक है, एंड उनके वैल्यू सिस्टम, इन सब का क्या होगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा एंड दिस आर एनालाइज्ड बाय द सोशल साइंटिस्ट. ठीक है, सोशल साइंटिस्ट टू स्टडी देन व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन. सो पायनियर ऑफ दिस स्कूल, एक मिनट, the pioneer of these schools are Net and Munzburg. So reason that as much as the managing involves getting the things done with and through the people, the study of the management must be centered around the people and their interpersonal relations. So यही मैंने बोला देख कि जो people होते हैं and उनकी study जो होती है, that is study of a management and the people जो होता है वो centered होता है around the people and their interpersonal relation. कि वो अदर पीपल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, उनका परसेप्शन क्या है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डिसीजन साइंस अप्रोच और अ बिहेवियरल साइंस अप्रोच. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आवर बिजनेस एनवायरनमेंट. सो आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है जो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को. सबसे पहले बताओ व्हाट इज एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट.
मैम जहाँ हम लोग रहते हैं, जो भी सराउंडिंग्स है हमारी, उसमें जितने भी आप लाउड बोलेंगे? हेलो, आई एम नॉट एबल टू हियर, प्लीज से लाउडली। मैम हम लोग जहाँ रहते हैं उसको जितनी भी हम्म चीज़ें सराउंडिंग में होती हैं हमारे आसपास, वही हम्म इन्वायरमेंट है, या फिर जितनी हम्म भी चीज़ें हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हम्म ठीक है। सो बेसिकली द इन्वायरमेंट मीन्स द समथिंग विच सराउंड्स अस एंड अफेक्ट आवर लाइफ। ठीक है, इन जनरल हम क्या समझ सकते हैं रिलेट करके खुद से कि हमारे आसपास हमारे जो भी चीज़ें हैं, जो क्या कहते हैं, हमको सराउंड करती हैं एंड हमको अफेक्ट करती है, दैट इज नोन एज अ इन्वायरमेंट। ठीक है, सो इन द मोस्ट बेसिक टर्म एन इन्वायरमेंट इज एन एरिया इन विच समथिंग एग्जिस्ट और लिव्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा एग्जिस्टेंस है एंड हम जहाँ रहते हैं, सो दैट इज नोन एज अ इन्वायरमेंट। सो इन केस ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है कि बिजनेस जहाँ प्लेस है, ठीक है, जैसे बिजनेस इंडिया में प्लेस है, तो इंडिया का प्लेस जहाँ पे वो लोकेशन में है, इंडिया का इंडिया के अदर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। ठीक है, लाइक मार्केट में क्या सिचुएशन है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, लॉज क्या है, आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, कस्टमर्स कैसी चीज़ों की डिमांड करें। ठीक है, सो दिस आर योर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स टू द बिजनेस। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, thus the term business environment implies those external factors or forces or institutions that are beyond the control of individual business organization and their management and affect the business enterprise। ठीक है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस फैक्टर्स होते हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हियर द इंस्टीट्यूशन मींस द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो वो क्या होते हैं, कंट्रोल नहीं किए जा सकते, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस। ठीक है, सो देयर मैनेजमेंट एंड देयर मैनेजमेंट एंड जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। So it implies that all the external forces within which a business enterprise operate. So business environment generally determine बताता है कि हमारे क्या क्या external forces हैं जो affect करते हैं business enterprise को। ठीक है, so business environment can be classified into the two types. First one that is known as the internal environment and the other one that is known as the external environment. ठीक है, so बताओ what is internal environment? Anyone can tell? within organization with whatever effects Hmm. What is the thing? like labor timing Hmm. So these are the and internal environments. So what are external environments? which affect outside the organization means जो बाहर से affect करता है like government affect करती है law and rules like this I guess. Hmm. ठीक है, वो बाहर से अफेक्ट नहीं करती है। दिस आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो इंटरनल इन्वायरमेंट इज एन इन्वायरमेंट दैट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंड देयर आर द सम इंटरनल फैक्टर्स विच आर जनरली कंट्रोलेबल बिकॉज द कंपनी हैज द कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर्स। ठीक है, सो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जो कंपनी के विद इन होते हैं एंड कंट्रोलेबल होते हैं एंड विच हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। ठीक है, so these are your internal environments. ठीक है, so let us take an example like value system of organization, or we can say the human resource, mission, vision and objectives, management structure and nature, internal relationships and human resource. ठीक है, so these are your internal environments. ठीक है, so let us take an example that there is a some kind of, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, सपोज ह्यूमन रिसोर्स को किसी भी टाइप का ग्रीवेंस है। ठीक है, उस ग्रीवेंस की वजह से उन्होंने क्या किया, अभी वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो वो क्या क्या हुआ है, वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। सो बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक उन्होंने क्या हुआ है कि अपना जो है प्रोडक्शन का काम स्टॉप कर दिया है। ठीक है, प्रोडक्शन का काम स्टॉप कर दिया है। ठीक है, प्रोडक्शन गिर गया है। सो मार्केट में क्या होगा, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, सो अभी क्या होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल नहीं है उस कंपनी के। सो अल्टीमेटली सेल्स विल डिक्लाइन। ठीक है, सेल्स डिक्लाइन होगा तो उनका उनका जो बेसिकली प्रॉफिट भी डिक्लाइन होगा। सो अल्टीमेटली दिस आर, इससे क्या पता चल रहा है दैट
दैट दिस आर द फैक्टर्स विच हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे, एंड इट इज समवॉट कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कैसे है कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की ग्रीवेंसेस को एट दिस स्टेज सॉल्व कर देंगे और ठीक है, या फिर स्ट्राइक होने से पहले ही आप उसके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हियर करेंगे, उनके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे, सो क्या होगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस कैन बी कंट्रोल। सो यही लिखा हुआ है दैट कि दिस हैज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, ठीक है, एंड दिस आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स विच हैज अ कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर्स, ठीक है, कंपनी हैज अ कंट्रोल ओवर these factors. So these are your internal factors like your value system, mission, vision and objectives of the organization, management structure and nature, internal relationships and human resource, ठीक है। So these are the internal environments. Now the next one, that is the external environment. So it refers to the environment that has an indirect influence on the business and these factors are uncontrollable, ठीक है। So ये जो factors होते हैं वो control नहीं किए जा सकते हैं by the company, ठीक है, company खुद से control नहीं कर सकती है ये सारे factors, and which has the indirect influence, वो directly influence नहीं करेंगे business को, organization को, but indirectly affect करेंगे business हमारे business को, ठीक है। So there are the two types of external environments. The first one is that is known as the micro environment and the second one is known as the macro environment. So first one that is micro. So micro means स्मॉल, ठीक है, छोटे लेवल पे, जो बेसिकली क्या होता है आपके डायरेक्ट बियरिंग होता है ऑपरेशंस पे, ठीक है। सो माइक्रो इन्वायरमेंट दैट इज आल्सो नोन एज द टास्क इन्वायरमेंट और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल मीन्स बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, टास्क या जॉब, ठीक है, तो यह अफेक्ट करता है टास्क को, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज अ ऑपरेटिंग एनवायरमेंट बिकॉज द माइक्रो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म, ठीक है। सो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑफ द फर्म को, एंड माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स इन कंपनीज इमीडिएट इन्वायरमेंट दैट हैज द अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कुछ ऐसे कंपनी के इमीडिएट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। लाइक योर एग्जाम्पल, आपके सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, फाइनेंशियर्स एंड पब्लिक, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज आपके सप्लायर ने आपको रॉ मटेरियल प्रॉपर टाइम में डिलीवर नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या होगा, जितना आपके पास प्रीवियसली रॉ मटेरियल्स था आपने उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, एंड जो रेस्ट आपका है उसके लिए आपका क्या होगा, प्रोडक्शन जो है हॉल्ट हो जाएगा। सो अभी क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो हो गई वो रिड्यूस हो गई, सो आपका सेल्स जो होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, आपकी प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगी। सो दिस हैज द अल्टीमेट इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस तो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिकॉज सप्लायर जो है आउटसाइडर पर्सन है। सो आउटसाइडर है तो क्या होगा, हम उसको बोल तो सकते हैं दैट कि यू हैव टू सप्लाई दिस रॉ मटेरियल्स बाय दिस ऑन दिस डेट, बट उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आपको देना ही है, बिकॉज वो भी एक अदर लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी कुछ अपना सिचुएशन है, उसके अदर फैक्टर्स हैं, है ना। इन द सेम वे लाइक योर कस्टमर, सो कस्टमर को आपने क्या किया, प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया मार्केट में, बट कस्टमर हो सकता है उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा हो, या कस्टमर को मालूम ही नहीं हो कि दिस आर द प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। सो कस्टमर भी होता है समटाइम्स बिकॉज ऑफ द न्यू, क्या बोलते हैं, नए जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दैट, और वी कैन से द न्यू फीचर्स के जो आपके राइवलरीज होते हैं, ठीक है, वो जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं, सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट बिकॉज अभी कस्टमर्स क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट से स्विच कर जाएंगे, ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इन द सेम वे द मार्केट इंटरमीडिएट्स है लाइक योर डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ठीक है, और आपके सप्लायर्स हैं, तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लायर्स है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियर है, ठीक है, जो आपको फंड्स देते हैं, अगर वो फंड्स प्रॉपर टाइम में नहीं देंगे तो आपका बिजनेस जो होता है वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स। Now the next is macro environment. So macro environments have the indirect bearing on the operations of the firm. ठीक है, जो in the same way जैसा आपका external business environment था, which has the indirect effect on the operations of the firm, like your political environment, social environment, legal environment, technical environment, and economical environment. ठीक है, so let us take an example, like अभी अगर गवर्नमेंट कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल देती है रिलेटेड टू द वेजेस, ठीक है, रिलेटेड टू द वेजेस, बिकॉज अभी गवर्नमेंट एक नया रूल निकालने वाली है, कोड वेज बिल, ठीक है, वो भी बिल है, इंट्रोड्यूस हुआ है जस्ट अभी, वो एक्ट नहीं बना है। सो दिस विल इफेक्ट योर वेज स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
अभी जब ये अमेंडमेंट्स हो गए, सॉरी, जब ये एक्ट बन जाएगा, सो क्या होगा, ये जो है अफेक्ट करेगा आपके बिजनेसेस को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट वेज स्ट्रक्चर, आपको वेज जो होता है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो आप लेबर को देना चाहते हैं। ठीक है। सो इन द सेम वे अभी क्या होगा, एट प्रेजेंट टाइम बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडमिक, आपका टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इनहेंस हो गई है। ठीक है। सो इनिशियली क्या होता था, like we generally do something or anything by our own, like हम physically market में जाते थे, वहाँ से हम सामान purchase करते थे, but at the present time हम क्या करते हैं, most of the things even grocery we buy online। ठीक है। So technical environments हैं, that is also affecting our business environment and economical, like कि how much money a person have। ठीक है। कि एक पर्सन के पास कितना परचेसिंग पावर पैरिटी है। ठीक है। दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। एंड पॉलिटिकल सिस्टम बिकॉज ऑफ जैसे ही आपके क्या होते हैं कि इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे देखना आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम जो है बढ़ते घटते हैं। ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स। और ठीक है। सो इन दिस वे आपका जो है यूनिट 1 जो होता है फिनिश होता है आज। सो अभी टाइम तो बहुत कम बचा है। सो नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस और नो? ओके मैम। ठीक है। ठीक है। ओके। सो अभी तक ओके कोई मैम। आपको डाउट है? आपकी थ्योरीज हो गई, मैक्स वेबर की थ्योरी हो गई, हेनरी मैम फ्योल की आपने 14 प्रिंसिपल्स हो गए। हाँ। सिस्टम में एग्जांपल दिया, जैसे ओपन सिस्टम में हमने लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। अभिषेक दुबे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक पास में लेके आए फिर बोलें। Ma'am, like you have given the example in open systems, like there is a land, labor, technology, information. Can you please also give the example of one of the example of closed system? हाँ Ma'am, an example of closed system, can you please suggest, ma'am? देखो, आपके जो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल जो होते हैं वो फिजिकली जो होते हैं आइसोलेटेड होते हैं आपके अदर इन्वायरमेंट से। लाइक मैकेनिकल सिस्टम में क्या कहना चाहिए, आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैकेनिकल के बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं, आपके बाहर के इन्वायरमेंट के फैक्टर से अफेक्ट नहीं होते हैं। सो इसकी एग्जांपल में यही है, और आपके लिए इसको फिर बिग डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स, तब आपको मोर डिटेल एनालिसिस हो पाएगा कि व्हाट आर द क्लोज्ड एंड व्हाट आर द ओपन सिस्टम। Okay.